हाय एवरीवन। आप सभी का स्वागत है सीटेट प्रिपरेशंस में। आज हम करेंगे अपने एसएसटी की तैयारी स्टार्ट। और फर्स्ट जो रहेगा आपका हिस्ट्री का चैप्टर रहेगा, जिसमें रहेगा आपका फर्स्ट क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करते चलेंगे। और जो जितने भी चैप्टर आपके होते जाएंगे वो पीडीएफ फाइल आपको उसी चैप्टर की आपको नव एजुकेशन हब ऐप में मिलती रहेंगी। तो जिसने भी नव एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड नहीं करा है अभी तक, वो नव एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड कर ले। वहाँ पर आपको सिलेबस और बुक्स की पीडीएफ अवेलेबल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पर आप देखोगे कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कौन जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो उसके मन में एक डाउट हुआ कि जो पहले हो चुका है उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो ये चैप्टर भी इसी से रिलेट करके है। जो भी आपको इस बॉक्स में देखने को मिलेगा, सभी चैप्टर में एक बॉक्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और वो बॉक्स उस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप उस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। चलिए कैसे पता लगाएंगे। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो या फिर जिसे उस समय की बातें याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है, ये कैसे हम जान सकते हैं। बहुत साल पहले मतलब कई साल पहले, कई वर्षों, कई 100,000 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में ना तो उस टाइम पे अखबार थे, ना न्यूज़ टीवी थे, ना रेडियो थे। तो उस समय के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटों को कहा जाता है शिकारी, ठीक है। शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारी, उनके जीवन के बारे में जानकारी हम कैसे हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, यह भी पता लगाया जा सकता है या यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, या फिर कौन कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। क्योंकि अभी जो भी आपने यहाँ पर देखा है सारी चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन हम ये जानने की जिज्ञासा हमारे मन में हमेशा रहती है कि जो खेल हम अभी खेल रहे हैं या फिर जो कहानियाँ हम अभी सुन रहे हैं, क्या वो भी पहले ज़माने में होती थी या नहीं होती थी। तो इसके बारे में हम कहाँ से पता लगा सकते हैं। ये है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से लोग कहाँ रहते थे, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं सीटेट में। मैप दिया गया है एक पेज पे, और उस मैप के पेज नंबर 2 में हम नर्मदा नदी के बारे में पता लगाएंगे। आप इस चीज़ को याद रखो कि नर्मदा नदी के बारे में हमें पता लगाना है, तो हम उस मैप को देखेंगे। कई साल पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। ये लाइन इम्पोर्टेंट है आपकी। जो कुशल संग्राहक थे वो किस नदी के किनारे रहते थे आरंभिक में सबसे पहले। तो वो लोग कहाँ रहते थे, वो रहते थे नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, जो आसपास के जंगल थे उनके बारे में, उनकी जड़ी बूटियाँ, उनके पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता था। अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों या फिर जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। अब संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। इकट्ठा करते थे कहाँ से, उन्हीं जंगलों से इकट्ठा करते थे खाने की चीज़ें, जो सब्जियां हैं, जो जड़ें हैं, फल हैं, और भी जो अन्य उत्पाद हैं, वो सब कहाँ से इकट्ठा करते थे, नर्मदा नदी के तट पर या फिर वहाँ पर जो जंगल था वहाँ से वो इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। जानवरों का आखेट करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। चलिए नर्मदा नदी के बारे में हमने
उसमें देखा था कि नर्मदा नदी का हमें पता लगाना है। तो नर्मदा नदी कहाँ पर है आपको ये देखना है। इसमें आपसे एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछ लेंगे कि नर्मदा नदी, एक मैप दे देंगे ब्लैंक, तो पूछेंगे कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो कहाँ पर है नर्मदा नदी, ये यहाँ पे है नर्मदा नदी। ठीक है, दिखा देती हूँ, ये रही, ये है यहाँ पर नर्मदा नदी। मैप में या फिर जो हमने अभी पीछे देखा था उसमें पूछा गया था कि नर्मदा नदी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये भी आपको मैप में देखना है। अब ये उत्तर पश्चिम, ये हमारा उत्तर हो जाता है, इस तरफ हमारा पश्चिम दिशा है। तो ये है हमारी सुलेमान की पहाड़ियाँ और ये हमारी किरथर की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये है हमारी सुलेमान की पहाड़ियाँ। सेकेंड भाई, ये हैं हमारी सुलेमान की पहाड़ियाँ और ये हमारी किरथर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ती हैं, ये पड़ती है हमारी उत्तर पश्चिम में। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेंगे कि जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहले या फिर 8000 वर्ष पहले सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल कहाँ पर उगानी शुरू हुई थी। तो कौन सी है ये, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी आपके आंसर में आएंगी। ठीक है, ये कंप्लीट जो पैराग्राफ है कंप्लीटली आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट करेंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये कब स्टार्ट हुआ था, 8000 वर्ष पहले। कहाँ पर, सुलेमान और उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। ये लोग गांव में रहते थे और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है पेपर में कि जो गारो की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं, उत्तर पूर्व में हैं, और जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं, मध्य भारत में हैं। अब चलिए इसके बारे में देखेंगे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य विंध्य में इसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो बतानी है आपकी। ठीक है, ये तो आपकी होगी विंध्य की पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ ये होगी। ठीक है, उसके बाद है उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ, ये रही यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के पास। तो ये हो गई आपके मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ और आपके गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद है ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ है, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं, विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। विंध्य हमारा कहाँ था, मध्य भारत में, ये था हमारा विंध्य, और ये उसके कहाँ में, उत्तर यहाँ पर आएगा। तो ये उत्तर में स्थित है। ठीक है, जहाँ पर चावल की खेती की गई थी, चावल उगाया गया था। और यहाँ पर इसी इलाके में क्या किया गया था, सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाई गई थी। भेड़, बकरी, गाय और बैल पशुओं को पालतू बनाया गया था। और उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ हैं और भारत के मध्य में क्या है, विंध्य पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब मानचित्र में हमने देखना है सिंधु और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं। ये तो हो गई हमारी सिंधु नदी, ये है हमारी सिंधु नदी जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये हमारी सिंधु नदी है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसके बारे में पता लगाना है। तो सहायक नदी है, एक तो ये है आपकी सहायक नदी में, एक तो आपकी झेलम नदी है। ठीक है, एक तो ये आपकी झेलम नदी आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी, ये हैं आपकी सहायक नदियाँ किसकी, सिंधु नदी की। ठीक है, सिंधु नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे
कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। सहायक नदियाँ इन्हें कहते हैं, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब यहाँ पर गंगा की, एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि गंगा की एक सहायक नदी आपसे पूछेंगे और उनमें से आपको 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, जिसमें से एक आपकी सोन नदी होगी, बाकी कोई दूसरी नदी की सहायक नदियाँ होंगी। तो यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है। अब चले मैप में हम इसको देखेंगे। गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो सोन नदी है, वो यहाँ पर है। आप यहाँ पर देख रहे हो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, इसी के साइड में है ये सोन नदी। ठीक है, और ये एक अकेली ऐसी नदी है जो कि उल्टी चलती है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में भी आया हुआ है। जो गंगा के दक्षिण में जो नदी है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है मगध के नाम से। और मगध कहाँ पर है? वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। जो अभी बिहार है उसको पहले मगध के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपके गंगा के दक्षिण के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं साथ साथ बताती चल रही हूँ, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। उसके बाद है लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी रही थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ अपनी जो मूल्यवान वस्तुएं हैं वो एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकवश भी अपनी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। तो क्यों यात्रा की जाती थी? या तो अपने किसी काम को लेकर, या किसी दूसरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, या फिर उस पर हमला करने के लिए, या फिर जो धार्मिक गुरु होते थे वो अपनी शिक्षा को फैलाने के लिए भी दूसरे स्थान तक जाते थे। अब जो सबसे ज़्यादा मेन है वो, जैसे यहाँ पर आपको बॉक्स में मिल जाती हैं कुछ अंडरलाइंस, ये बॉक्सेस आपको लिखे हुए मिल जाते हैं, तो यहाँ से आपकी ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर है कि दक्षिण एशिया, जिसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका है, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? ये आधुनिक भारत को दर्शाता है। दक्षिणी एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिणी एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र पर्वतों से बांटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो महाद्वीप और उपमहाद्वीप के डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, आज लोग यात्रा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। एक बार मानचित्र में देखो कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना असंभव था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके।
उपमहाद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों के लिए पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब तो यूट्यूब ऐसा चल गया है कि कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहीं मिल जाती हैं। चलिए, जो हमारा जो मेन नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो रहेगा देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा गया है सीटेट में कि इंडिया जो शब्द है, इंडिया हम अपने देश के लिए यूज़ करते हैं इंग्लिश में, भारत हमारा हिंदी में बोला जाता है। तो इंडिया जो शब्द है वो कहाँ से निकला है, वो निकला है इंडस से। ठीक है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपका, आप इसको लिख सकते हो कि जो इंडिया शब्द है वो कहाँ से निकला है, वो निकला है इंडस से। और इंडस संस्कृत में जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। किसको? इंडिया को, इंडस को। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एटलस मैप का जो जहाँ पर बहुत सारे मैप इकट्ठे होते हैं ना कई देशों के और वर्ल्ड के, उसको एटलस कहा जाता है। तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ईरान और यूनान का पता लगाना है आपको। लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये कब कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले कौन आए थे? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम से कौन आए थे? ईरानी आए थे, यूनानी आए थे, पुर्तगाली आए थे, या फिर कौन आए थे? ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो कौन आए थे? ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को, सिंधु किसको कहा गया था? इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, जो कि इंडिया है। तो सिंधु को क्या कहा था? हिंदोस या फिर इंदोस। तो हिंदोस या फिर इंदोस किसने कहा था? सबसे पहले ईरानियों ने और यूनानियों ने। ये आए कहाँ से थे? ये आए थे उत्तर पश्चिम से। और कब आए थे? लगभग 2500 वर्ष पहले। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। ठीक है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। अब यहाँ पर देखिए, भरत है ये। भरत नाम का प्रयोग, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको यहाँ से। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और आपका एग्जाम में भी पूछा गया है। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता था? तो किस नाम का प्रयोग किया जाता था? भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। अब ये भी आपसे पूछ लेंगे कि जो भरत नाम है, जो भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था, वो कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, या फिर कौन से वेद में मिलता है? ये भी आपसे पूछ लेंगे। तो ये जो कम्प्लीटली बॉक्स है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताए ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से ही आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। देश का कौन सा देश? हमारा भारत देश। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ताड़पत्रों की। ताड़पत्र क्या होते हैं, पांडुलिपि क्या होती है? हमेशा एग्जाम में ताड़पत्र और पांडुलिपियों से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ पर है अतीत की जानकारी हम कई तरह से पता कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका होता है लिखी हुई पुस्तकें को ढूंढना और उनको पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी हुई होने के कारण पांडुलिपि कहलाई। पांडुलिपि क्या होती हैं? जो कि हाथ से लिखी हुई होती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका प्रयोग हाथ से किया गया, हाथ से निकला हुआ या फिर हाथ से लिखा हुआ, इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है,
ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ब्रुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। तो पांडुलिपि कहाँ पर लिखी जाती हैं? ये ताड़पत्रों पर लिखी जाती हैं और ये कहाँ मिलते हैं? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ब्रुज नामक पेड़ की छाल से इनको तैयार करा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं एक बार। यह पांडुलिपि, ये जो पांडुलिपि नीचे ये जो आप देख रहे हो ये एक पांडुलिपि है। ठीक है, ये एक पांडुलिपि है जो कि ताड़पत्रों पर लिखी गई है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़पत्रों के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक रस्सी के साथ या फिर एक साथ इनको बांध दिया जाता है। और कहाँ पर किससे बांधा जाता है? बुर्ज पेड़ की छाल से इनको बांधा जाता है। और जब ये सारे ताड़पत्र जो इन पर लिखी हुई पांडुलिपि होती हैं फिर हम इनको बुक का नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है इतने वर्षों में इनमें से कई जो पांडुलिपियां हैं वो कीड़ों ने खा ली तथा कुछ को नष्ट कर दिया गया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो ये जो पांडुलिपियां हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, किस किस की जानकारी हमें प्राप्त होती हैं? तो इन पुस्तकों में किस किस की जानकारी हमें प्राप्त होती है? धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक भी हैं। इनमें से कुछ संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत भाषा या फिर तमिल भाषा में भी देखने को मिल सकते हैं। प्राकृत भाषा वो होती है जो कि आम लोग प्रयोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। देखिए अभिलेख और ताड़पत्र जो पांडुलिपि हैं दो अलग अलग चीज़ें होती हैं और दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो पांडुलिपियां होती हैं वो ताड़पत्रों पर लिखी जाती हैं और जो अभिलेख होते हैं वो पत्थरों या फिर चट्टानों पर लिखे जाते हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों में। इन अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तूप पर लिखे जाते हैं या फिर उत्कीर्ण किए जाते हैं। कभी कभी शासक व अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके या फिर उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित उनके स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हुए हैं। तो कुछ जो अभिलेख होते हैं उन पर आदेश लिखे हुए होते हैं और कुछ जो अभिलेख होते हैं उन पर क्या मिलता है हमें, राजा और रानी सहित उनके अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने जो कार्य हैं, क्या क्या उन्होंने काम करवाए हैं अपने शासनकाल में, वो भी देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का जो उनने जीता है, जो उनकी विजय हुई है, उनका लेखा जोखा रखा करते थे। तो वो कहाँ पर लिखवाते थे? वो अभिलेखों पर लिखवाते थे। ऐसे ये जो आप देख रहे हो ये कोई चट्टान है, कोई सख्त वस्तु जहाँ पर लिखवाते थे, मोस्टली ये चट्टानों पर खुदवाई जाती थी। और यहाँ पर क्या लिखवाया जाता था? राजा रानी के शासनकाल में जो उन्होंने काम करे हैं, जो जिन नक्षत्रों पर उन्होंने विजय प्राप्त की है, ये सब लिखवाते थे अभिलेखों पे। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर स्तर पर लेख लिखवाने के क्या लाभ है? ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाई आती थी? ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। उसके बाद है इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या हम उसको कहते थे? पुरातत्वविद। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो कि अतीत में बनी हैं, उनका प्रयोग किया गया है। तो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पुरातत्वविद। ये इम्पोर्टेंट है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों या फिर मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। इन पर क्या लिखा हुआ है उस लैंग्वेज में इनको अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों
तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी या फिर कुछ धातु से भी बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जो पत्थर होते हैं या फिर इस तरीके से आप देख लो पक्की मिट्टी के जो मटके होते हैं ये जल्दी से नष्ट नहीं होते हैं और इन पर क्या लिखा हुआ होता है पुरातत्व भी पता करते हैं और इसके बारे में उल्लेख करते हैं, अध्ययन करते हैं। चल के इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। 2250 वर्ष पहले पुराना अभिलेख जो है वर्तमान के कहाँ से, अफगानिस्तान के कंधार से ये प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश का उत्कीर्ण करवाया गया है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी हुई होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं या फिर हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं तो क्या लिपि है, कौन कौन किस भाषा में ये लिखा हुआ है हम इसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसके बारे में कौन बताता है, वो पुरातत्वविद बताते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला यूनानी और अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों द्वारा तथा भाषाओं में है। ये जो अभिलेख आप यहाँ पर देख रहे हो ये 2 भाषाओं में है। एक तो है आपका यूनानी भाषा में और दूसरा है अरमाइक भाषा में, ठीक है। और ये अशोक नामक जो शासक रहे हैं उनके द्वारा लिखवाया गया अभिलेख है। अब ये एक और है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और एक पुराना चांदी का सिक्का है यहाँ पर, ये है पकी हुई मिट्टी का, ये तो सबको पता ही होगा क्या है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह काफ़ी अलग है। हमारे जो सिक्के हैं वो बिल्कुल गोल हैं, लेकिन ये चकोटे अलग ही आकृति के सिक्के हैं, तो ये बहुत ही अलग हैं। चलिए उसके बाद है अतीत एक या अनेक। जो हमारा अतीत है वो एक है या अनेक है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के लिए अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग है। यहाँ पर अतीत का शब्द, जो अतीत शब्द यूज़ किया गया है वो बहुवचन के लिए इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया है। जो अतीत है उसमें जो राजा है, व्यापारी हैं, जो कृषक हैं, जो शिल्पकार है या व्यापारी हैं, सभी के बारे में बताया गया है। जैसा हम आज भी देखते हैं कि उस समय के देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाज या पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर करते हैं, शिकार करके करते हैं, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना होता है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यापारियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। हमारा आज का जो वर्तमान जीवन है उसमें भी हैं। अलग अलग जगह पर जाओगे सबका खान पान अलग है, सबकी बोली अलग है, रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, तो सारी चीज़ें अलग अलग हैं। उसी तरीके से जो अतीत रहा है हमारा, तो सभी का वो भी अलग अलग रहेगा। जगह के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बदल जाती हैं। उसके बाद है इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा भी रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अगर वो अभिलेख नहीं लिखवाते, अपने बारे में नहीं बताते, जो पांडुलिपियाँ हैं उन पे नहीं लिखा होता, तो हमें आज नहीं पता चलता कि हमें जो आज बताया जा रहा है वो सही भी है या नहीं, या फिर जो अतीत में हो चुका है वो कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हमें नहीं पता चलता। चलिए उसके बाद देखेंगे तिथियों का क्या मतलब है। जो तारीखें होती हैं, तिथि होती हैं, उनका क्या मतलब है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या फिर इसी तरीके का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की इस गणना ईसाई
धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। और लगभग 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जो हमारा पुराना जो अतीत है, तो हम उसको ईसा मसीह के पहले का समय कहते हैं। और जो हमारा अभी जो चले हुए हैं, जो हमारे सन है, ईयर है, जैसे 1900 कुछ है, 2000 है, 2020 है, 21 है, तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे एक दिन। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कहलाती हैं। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ये एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट में आपसे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चंस। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अंग्रेजी में बीसी का मतलब होता है, अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में इसको हम कहते हैं ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले ईडी हिंदी में ई लिखा पाते हो, या फिर इसको इनो डिमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से मिलकर ये बनाया गया है, जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, कभी कभी ईडी की जगह पर सीई या फिर बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग भी होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा या फिर बीसीई का जो यूज़ किया जाता है वो बिफोर कॉमन एरा के लिए यूज़ होता है। ये जो आप देख रहे हो कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है सीटेट में, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले आरंभ हो गया था। 200 वर्ष पहले हमारा जो कैलेंडर है वो स्टार्ट हो गया था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का भी प्रयोग मिलता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ठीक है, कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अभिलेख कठोर स्तूप पर लिखवाए जाते थे, करवाए जाते थे, उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पहले लिखे गए थे। सभी अभिलेखों की लिपियाँ, जो भाषा है उसमें इसका प्रयोग किया गया है, लिपि और भाषाओं का प्रयोग किया गया है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाएं और लिपि में बहुत बदलाव आ चुका है, कि पहले की जो भाषा थी और अभी वर्तमान में जो हमारी भाषा चली हुई है, इसमें दिन रात का अंतर है। पहले की जो भाषा है हम उसको नहीं समझ सकते कि क्या लिखा हुआ है। विद्वान यह कैसे पता लगाते हैं कि क्या लिखा हुआ था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है या फिर इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, जो कि लगभग 5 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। चलिए, थोड़ा सा और रह गया है। ये मिस्र के बारे में जो अभी बताया गया था, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा था। यहाँ एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 विभिन्न भाषाओं और लिपियों में लिखे हुए थे। जो लेख लिखे हुए थे जिन भाषाओं में, वो यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में से हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी या मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानांतर ध्वनियों की पहचान। जैसा कि तुम देख सकते हो कि एल अक्षर के लिए शेर या फिर ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों के लिए किनका प्रयोग किया गया है, तो वो आसानी से उनका अभिलेख को पढ़ पाए। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है एल के लिए शेर का है, ए के लिए चिड़िया का यूज़ किया गया है,
इस तरीके से, तो वो समझ पाए कि ये कौन सी भाषा है और ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये जो फ्रेम है इसको क्या कहा गया था? इसको कहा गया था कारतूस। ये भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है या फिर आपको एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज का चैप्टर था यही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये है कि नर्मदा नदी, ये जो मिलान करने हैं आपको कि नर्मदा नदी जो घाटी है, नर्मदा घाटी, उसके आसपास का क्षेत्र था, मगध कहाँ पर था, गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर थी, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी, गंगा घाटी कहाँ पर थी, तो ये मिलान करने हैं आपको। तो ये मिलान करके ज़रूर देखिएगा एक बार। और ये जो कुछ तिथियाँ लिखी हुई हैं यहाँ पर, यहाँ से भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पांडुलिपि और अभिलेखों में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया था। चलिए आज था बस यही चैप्टर आपके लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और डिटेल में मैंने आपको ये करा दिया है। और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो मैप है, मैप भी आपको ज़रूर एक बार देखना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किस नदी की सहायक नदी कौन सी है, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, पहाड़ियाँ कौन सी कहाँ पर हैं। जैसे गारो पहाड़ियाँ थी, विंध्य पहाड़ियाँ थी, किरथर की पहाड़ियाँ थी, सुलेमान की पहाड़ियाँ थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये जो चैप्टर है आपको नव एजुकेशन हब ऐप में मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जितने चैप्टर आपके संडे तक होंगे, हम संडे को जितने भी क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।